प्यारे विद्यार्थी, आज फिर से इस सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं और इस सीखने सिखाने के सेशन में आप सबका फिर से एक बार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आर्ट्स क्लासेस में एक बार स्वागत है। तो बाबू, कल हम लोग जो पहला वीडियो किए थे उसमें 2000 पार्ट 1 में 2013 के क्वेश्चन को देखे थे। बाबू, पहले आप नोटबुक से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद ही आप जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको इस आंसर से आज हम क्वेश्चन को समझाते हैं और आंसर को दिखा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको समझ में न आए आप फ़ोन करके मैसेज के द्वारा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बाबू, अब हम लोग 2014 में बिहार बोर्ड में जो प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था सामाजिक विज्ञान का, उस प्रथम पाली के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए बाबू, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ग्रुप ए इतिहास का क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। सबसे पहले जी हाँ बाबू, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन का बटन दबाएं और जितना हो सके आप जितना मेरी हेल्प कर सकते हैं, थोड़ी सी हम आपका हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं और आप भी हमारा हेल्प कीजिए कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इससे जितने भी लोग हैं सबको जुड़े अधिक से अधिक संख्या में और सबको लाभ मिले। देखिए बाबू, कहा गया कि पहला क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो बाबू, जर्मन राइन राज्य का निर्माण बड़ी आसान सी बात है, किसने किए थे? नेपोलियन बोनापार्ट। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916। तीसरा क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के समय शासक डैश था, माने रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो रूस का शासक था जार निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चौथा नंबर, बाल गंगाधर तिलक और डैश ने होम रूल आंदोलन को शुरू किया? एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इन लोगों ने जो है सो होम रूल आंदोलन की शुरुआत किए थे। अब देखिए बाबू, पांचवा क्वेश्चन है, कहा गया 3 अंक का क्वेश्चन पूछा गया था कि गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। यानी कि जो गैरीवाल्डी है, इस गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करनी है कि गैरीवाल्डी का कार्य क्या था। गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, माने गैरीवाल्डी जो है इसका कार्य क्या था, गैरीवाल्डी कौन सा काम करता था। तो चलिए पहले हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि गैरीवाल्डी के कार्य क्या था। देखिए, गैरीवाल्डी इटली के एकीकरण में उसने जिस महान त्याग, निस्वार्थ भावना और अभूतपूर्ण देशभक्ति का परिचय दिया, वह एक महान लड़ाकू था और तलवार के बल पर इटली का एकीकरण करना चाहता था। वह सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। उसने अपने सैनिक को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया। गैरीवाल्डी ने वहाँ जनता के समर्थन से गणतंत्र की स्थापना की और विक्टर इमैनुएल को प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली, यानी कि वहाँ का सत्ता उसको सौंप दिया।
देखिए बाबू, गैरीबाल्डी जो था ये पेशे से एक नाविक था। इसे महान त्याग और निस्वार्थ भावना से अभूतपूर्ण देशभक्ति का ये परिचय दिया। इसके मन में देशभक्त था, यह एक महान लड़ाकू था और यह तलवार के बल पर इटली का एकीकरण करना चाहता था और वह इसके लिए एक सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के एकीकरण करके, रियासतों के एकीकरण करके और वहाँ गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। इन्होंने अपने सैनिक के बल पर इटली के 2 प्रांत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और वहाँ की जनता की समर्थन से वहाँ गणतंत्र स्थापित करके और विक्टर इमैनुअल को वहाँ का सत्ता दे दिया। अब बाबू, अब हम लोग अगले क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया कि साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। यानी कि साम्यवाद जो है यह एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। तो साम्यवाद जो है ये एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। रूस में बेल्शेविक क्रांति के बाद स्थापित साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था बनकर उभरी थी। इस व्यवस्था ने आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में पूंजीपतियों तथा कुलीन वर्ग का प्रभुत्व समाप्त कर दिया। इसी प्रकार उद्योग धंधों के निजी संपत्ति होने से इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी, सामाजिक हैसियत ऊंची तथा व्यक्तिगत जीवन विशालपूर्ण था। नई व्यवस्था में कृषि भूमि को राज्य की संपत्ति घोषित कर किसानों में बांट दी गई। इस प्रकार साम्यवाद ने बिल्कुल नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था स्थापित की। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन कहा गया कि 1929 के आर्थिक संकट के कारणों का उल्लेख करना है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ है। देखिए 7 नंबर में है कि 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में लिखें। और देखिए 8 नंबर में क्वेश्चन होगा, उसको भी हम लोग वहीं देख लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 1929-30 ईस्वी के विश्व आर्थिक मंदी के अनेक कारण थे। पहला कारण था कि खाद्यों का अत्यधिक उत्पादन, यानी कि युद्ध के बाद बाजारों में खाद्यों की आपूर्ति आवश्यकता से अधिक हो गई, जिससे इनके मूल्य में कमी आ गई। माने बाजार में पहले से जो सामान था वो अभी बिक्री ही नहीं हुआ, तब तक और अधिक सामान जो है सो बना लिया गया। अमेरिकी पूंजी में ठहराव। प्रथम विश्व युद्ध तक अमेरिका विश्व कर्जदाता बन चुका था। 1923 ईस्वी के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी संकट के बादल मंडराने लगे थे। इससे जो है अर्थव्यवस्था जो हमारे विश्व में है, ये हमारे माने आर्थिक संकट जो है इसके कारण भी हुआ था। अब 8 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन कहा कि असहयोग आंदोलन के कारण एवं प्रभाव का वर्णन करना है। 8वां में क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं परिणाम की चर्चा कीजिए। अब देखिए असहयोग आंदोलन का कारण क्या था। युद्ध समाप्ति के बाद सहयोगी गांधी जी असहयोगी गांधी बन गए। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत के प्रश्न पर सरकार के साथ गहरा मतभेद हो गया। देखिए असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या था बाबू, आपको बताया। देखिए रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक काला कानून था, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बिना नोटिस किसी भी वक्त गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ। तुर्की में के खिलाफ वहाँ जो राजा के साथ किया गया खिलाफत का मुद्दा बना। यही 3 कारण से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। उसके बाद कोलकाता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने सरकार के साथ असहयोग और माउंट बोर्ड सुधार के अंतर्गत निर्मित व्यवस्थापिका सभाओं के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन
प्रारंभ करने के प्रस्ताव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहमत हो गई। यानी कि जो नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में जब असहयोग आंदोलन की बात रखी गई तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भी इससे सहमत हो गई। इस प्रकार 1920 के बाद असहयोगी गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय व्यापारी असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका प्रभाव क्या था? तो असहयोग आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देश व्यापारी और क्रांतिकारी संगठन में परिवर्तन कर दिया। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय चेतना की जागृति हुई। संपूर्ण भारत के शिक्षित, अशिक्षित, शहरी तथा ग्रामीण सभी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत दिखाई पड़ने लगे। माने पूरे भारतवर्ष में लोगों के मन के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई। अब हमें आगे देखना है राष्ट्रवाद के उदय का कारण। राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण है? राष्ट्रवाद के उदय का राजनीतिक कारण, अंग्रेज जो है वह भारत को राजनीतिक सत्ता प्रदान करने की, जिसके आदेशों का देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पालन किया जाने लगा। इस प्रकार भारत को राजनीतिक एकता प्राप्त हुई, जिससे राष्ट्रीयता की उत्पत्ति तथा विकास में भारी सहयोग मिला। आर्थिक कारण, आर्थिक शोषण असंतोष को जन्म देता है और असंतोष क्रांति का रूप धारण कर लेता है। कंपनी शासन से लेकर 1857 तक कई विद्रोह हुए। इस विद्रोह में बिहार और बंगाल का नील विद्रोह एवं बंगाल के किसानों का पौना विद्रोह प्रमुख है। यातायात के साधनों का विकास, यातायात के साधनों से संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के बीच की दूरियां घटने लगी। क्षेत्रीयता की भावना समाप्त हो गई। एक केंद्र दूसरे केंद्र से जुड़ गए, एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ गया और राष्ट्रवाद के विकास में सहायक सिद्ध हुआ। अब हम लोग ग्रुप बी भूगोल के क्वेश्चन को देखेंगे। ग्रुप बी भूगोल के क्वेश्चन को देखा जाए। भूगोल का क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू। कांवड़ झील किस जिला में स्थित है? बेगूसराय। सही शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उच्चवाच्य प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास डैश ने किया था? माने जो उच्चवाच्य प्रदर्शन था, इसके लिए हैस्यूर विधि का प्रयोग किसने किया था, विकास किसने किया था? इसका नाम है लेहमान। लेहमान ने इस काम को किया था। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला है पटना। लौह अयस्क का उपयोग डैश उद्योग में होता है? यह होता है इस्पात। क्या होता है? इस्पात। यानी कि पहला का हो जाएगा लेहमान, दूसरा का पटना और तीसरा का हो जाएगा इस्पात। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न का उत्तर 20 शब्दों में देना है। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। यानी कि जो वन्य जीव हैं, उन वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है, वन्य जीव जो समाप्त हो रहे हैं, उसका क्या कारण है और उनके किन्हीं 4 कारणों के बारे में बताना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखा जाए बाबू। देखिए, वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि मनुष्य ने अपने आवास, कृषि के विस्तार तथा उद्योगों की स्थापना के लिए वनों का विनाश किया। यानी कि मनुष्य अपने आवास बनाने के लिए, कृषि का विस्तार करने के लिए, उद्योग खोलने के लिए वन की अनावश्यक कटाई कर दिए, वन का विनाश कर दिए। दूसरा कारण है मनुष्य द्वारा कृषि के विशिष्टीकरण का भी वन्य जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ा। तीसरा कारण है कृषि में कीटनाशक रासायनिक दवाओं के छिड़काव से भी वन्य जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ा। चौथा कारण है वन्य जीवों के शिकार के कारण भी
बहुत सारे वन्य जीवों का अस्तित्व समाप्त हो गया या विलुप्त होने वाला है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 50 अथवा 60 शब्द में देना है। बिहार के नहरों के विकास से संबंधित समस्या को लिखें। यानी कि बिहार में जो नहर का विकास होता है, इस नहर के विकास में कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाता है, उस समस्या के बारे में लिखना है। देखिए, बिहार में सिंचाई के लिए नहर प्रमुख साधन माना जाता है। यहाँ कुल सिंचित भूमि का 40.63% भाग नहरों द्वारा सिंचित होता है। मैदानी भागों में नहरों का विकास अधिक हुआ क्योंकि यहाँ पर समतल भूमि, मुलायम मिट्टी, विस्तृत कृषि क्षेत्र अथवा सतत वाहिनी नदियों द्वारा जल की आपूर्ति होती है। माने जो कुल कृषि भूमि का 40.63% भाग है, उसका नहर के द्वारा सिंचाई होता है। और जो मैदानी भाग है, वहाँ नहरों का विकास अधिक हुआ क्योंकि वहाँ का जो ज़मीन है वो समतल है, मिट्टी मुलायम है, विस्तृत क्षेत्र में कृषि होता है और हमेशा बहने वाली वहाँ नदी है जिसके द्वारा जल की आपूर्ति हो जाती है। परंतु दक्षिण गंगा के मैदान में नहरों के विकास में कई समस्या है, लेकिन वहीं अगर दक्षिण गंगा के तरफ हम लोग चलते हैं तो वहाँ के मैदानों में नहरों के विकास में अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। दक्षिण गंगा के मैदान की नहरें छोटा नागपुर पठार से निकलने के कारण बरसाती है। इसमें वर्ष भर पानी नहीं रहती है। विगत कुछ वर्षों से पर्यावरणीय असंतुलन के कारण यहाँ की नहरों में पानी नहीं रहता। दक्षिणी बिहार की ज़मीन उबड़ खाबड़, असमतल तथा पथरीली है। यहाँ नहर नहीं खोदी जा सकती। यहाँ नहरें खोदी गई है, वहाँ की नहरों से जल रिसकर दोनों ओर की ज़मीन जलमग्न होकर बेकार हो जाती है। कई नहरों में गाद जमा हो गया है। अतः बिहार के नहरों के विकास से संबंधित अनेक समस्याएं हैं। अब बाबू चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत ही सुंदर सा एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। प्रश्न संख्या होगा 14। देखिए, वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता को लिखें। बाबू 14 नंबर क्वेश्चन है कि वायु परिवहन की वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता क्या है। माने जो वायु परिवहन, तो वायु मार्ग के द्वारा आवागमन के साधन को हम लोग वायु परिवहन कहते हैं। अब वायु परिवहन की बाबू माने विशेषता लिख देना है। तो वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमनागमन की तीव्रतम साधन है। माने वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत जल्दी से आने जाने का ये साधन है। वायु परिवहन ने यात्रा समय को घटाकर दूरियां को कम कर दिया है। माने वायु परिवहन के द्वारा हम किसी भी स्थान को बहुत कम समय में तय कर सकते हैं। दूरवर्ती, दुर्गम और बिहड़ क्षेत्र में वायु मार्ग सबसे उपयुक्त साधन है। माने कोई पहाड़ी क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में हम वायु मार्ग से आसानी से जा सकते हैं और आ सकते हैं। अब बाबू हम लोगों को 15 नंबर क्वेश्चन देखना है। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, इसको देखा जाए। कहा गया कि गेहूं के उत्पादन के लिए मुख्य भौगोलिक दशाओं का वर्णन करते हुए भारत के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख करें। 7 नंबर का क्वेश्चन है। माने गेहूं उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थिति क्या होना चाहिए और गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो 8वां में पूरे पृष्ठ पर भारत का एक रेखा मानचित्र बनाइए और उसमें निम्नलिखित को छायांकित का नाम अंकित कीजिए। माने कार्ला बंदरगाह, बोकारो इस्पात, कोसी परियोजना और गन्ना उत्पादक क्षेत्र। और जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं उन छात्रों के लिए भारत के सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करना है, सिर्फ नेत्रहीन व्यक्ति के लिए। तो चला जाए 15 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। कहा जा रहा है कि गेहूं एक कटिबंधित उपज है, भारत में शीतकालीन उपज है। यह मतलब कि गेहूं को शीतकालीन उपज भी माना जाता है। विश्व के गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है।
इसके लिए बोते समय 10 डिग्री से 15 डिग्री तथा पकते समय 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है तथा 75 सेंटीमीटर वर्षा इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त है। इसके लिए अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी आवश्यक है। गेहूं की खेती मुख्यतः पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ चयनित क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जाती है। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों मिलकर देश में गेहूं के कुल उत्पादन का 8% भाग उत्पन्न करते हैं। पश्चिम बंगाल में गेहूं की उपज प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक है। माने गेहूं की उपज पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाती है। राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में भी की जाती है। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों मिलकर गेहूं का उत्पादन 8% करता है। पश्चिम बंगाल में गेहूं का उपज प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक है, लेकिन पश्चिम बंगाल में धान की भी खेती सबसे अधिक होती है। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो यहाँ देखेंगे एक मानचित्र बना लेंगे और इस मानचित्र पर कंडला बंदरगाह, यहाँ देखिए कोसी, बोकारो इस्पात, इस मानचित्र को बना लेंगे। और जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं उनके लिए है ये। भारत में आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र उद्योग के प्रथम सफल कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित की गई। देश के अधिकांश सूती वस्त्र मिले महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पंजाब में मिलता है। महाराष्ट्र देश में सूती वस्त्र उद्योग में इसका प्रथम स्थान है। यहाँ मुंबई, पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर आदि में यह पाया जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं, सूती कपड़ों की महानगरी कहते हैं मुंबई को। गुजरात, यहाँ महीन किस्म का कपड़ा बनाया जाता है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र में सूरत, राजगीर, बारदोरा, पोरबंदर और अहमदाबाद का नाम आता है। अहमदाबाद को पूर्व बोस्टन कहा जाता है। पश्चिम बंगाल, यहाँ बाजार को ध्यान में रखकर उद्योग स्थापित की गई है। यहाँ के प्रमुख केंद्र में हावड़ा, 24 परगना, मुर्शिदाबाद आदि। तमिलनाडु या सूती कपड़ों की सर्वाधिक मिले हैं। यहाँ के प्रमुख केंद्रों को कोयम्बटूर, चेन्नई आदि है। यहाँ के प्रमुख केंद्रों में कोयम्बटूर, चेन्नई आदि है। अब हम लोग देखेंगे लोकतांत्रिक राजनीति, ग्रुप सी में चलेंगे, सी में आएंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, कहा गया कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने वाले हैं जयप्रकाश नारायण। अब अगला क्वेश्चन है कि संघ राज्य का अर्थ बताएं। संघ राज्य का अर्थ बताना है, 18 नंबर क्वेश्चन है, 20 शब्द में बताना है, 2 अंक का प्रश्न है। संघ राज्य का अर्थ तो देखिए, जब सत्ता का विभाजन क्षेत्राधीन स्वायत्तता केंद्र, राज्य तथा क्षेत्रीय स्तर एवं स्थानीय सरकारों के बीच वितरित कर दिया जाता है तो उसी को संघीय राज कहता है। इसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप इतना जानिए कि संघ राज्य का अर्थ होता है कि जब केंद्र और राज्यों की शक्ति का बंटवारा स्पष्ट रूप से संविधान के द्वारा कर दिया जाए तो उसी को संघ राज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा गया है? 6 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया था। या फिर परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है, इस बात को देखना है। अब राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, बात को समझिएगा। देखिए, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण इसलिए माना जाता है क्योंकि जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वह प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं और उनका चुनाव जनता के द्वारा ही होता है। अब मान लीजिए आप ही एक बात उदाहरण के तौर पर कि भारत की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 133 करोड़ है लगभग।
अब सभी व्यक्ति को कह दिया जाए कि आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा, क्या ये संभव है? भारत की आबादी 14 से 16 करोड़ के बीच है, इनमें सब कहा जाए कि सब आदमी मुख्यमंत्री बन जाए, ये काम संभव है? नहीं है। तो ये काम राजनीतिक दल के द्वारा कराई जाती है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्योंकि ये प्रतिनिधि के निर्वाचन में मुख्य रूप से भाग लेते हैं और ये दल ही लोकतांत्रिक शासन को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल की जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हैं तथा सरकार की नीतियों का आलोचना करते हैं। राजनीतिक दल ही जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं। ये शासक को निरंकुश होने से रोकते हैं। अब 8वां में कहा गया कि बिहार में जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, ये लोकतंत्र जो है इसके बारे में बताना है। देखिए 8वां में क्वेश्चन दिया गया है राजनीति का कि परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। बिहार में लोकतंत्र में जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद जैसी बुराइयां हैं, यहाँ यह निर्णायक भूमिका निभाती है। परिवार के चलते राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव भी है। ऐसे परिस्थितियों में भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ लोग कानून का निर्माण कर इसे साफ सुथरा बनाने की बात करते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था का समाधान केवल कानून बनाने से नहीं होगा। जैसा हमारा संविधान अप्रस्तुतता को नकारता है, फिर भी बिहार में भी आज भी अप्रस्तुतता कायम है। इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। कानून बनाने से सब कार्य नहीं होता है। अब उसके आगे क्वेश्चन है कि बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। अब देखिए सन 1974 मार्च के दौरान प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मूल्यों में अप्रतिशत वृद्धि एवं खाद्यान्न की कमी के चलते बिहार के छात्रों ने अपनी सरकार के विरोध में आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन ने श्री जयप्रकाश नारायण को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। जयप्रकाश जी इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए राजी हो गए। उन्होंने शर्त रखा था कि आंदोलन अहिंसा पूर्वक होना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन है, एक 5 अंक का क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि देखेंगे 21 नंबर, क्वेश्चन है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है। कल भी इसको हम लोग किए थे अगले वीडियो में, तो आप एक काम कीजिएगा, इसका आंसर वहां देख सकते हैं। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है, इसको हम समझा देते हैं ऐसे। देखिए लोकतंत्र उत्तरदायी सरकार होता है क्योंकि लोकतंत्र में जितने भी प्रतिनिधि होते हैं वह सभी प्रतिनिधि अपने अपने कार्यों के प्रति खुद जवाबदेह होते हैं। हर व्यक्ति का काम, विधायिका का काम अलग है, कार्यपालिका का काम अलग है, न्यायपालिका का काम अलग है। उसमें हर व्यक्ति अपने अपने कार्य के प्रति जनता को खुद जवाबदेह होंगे। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वैध शासन व्यवस्था है क्योंकि उसमें जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं, चुनाव से लेकर सरकार गठन तक, सरकार संचालन तक जितना भी काम होता है वो सभी काम संविधान के द्वारा होता है। इसलिए उसको हम लोग एक लोकतंत्र को वैध सरकार कहते हैं। देखिए 2013 ए में 21 नंबर प्रश्न संख्या में देखेंगे, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब खंड डी हम लोगों को देखना है। डी कहा गया कि 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो 2008-9 में भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया। निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का संस्थापक देश भी रहा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि उदारीकरण को परिभाषित कर। देखिए उदारीकरण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें अनावश्यक चीज़ों से प्रतिबंध को कम कर दिया गया। आइए इसका आंसर आपको यहाँ भी दिखाते हैं। 24 नंबर, उदारीकरण का मतलब व्यापार एवं उद्योग पर
आच्छादित सरकारी नियंत्रण एवं पाबंदियों से क्या किया गया, मुक्ति कर दिया गया। आर्थिक सुधार के अंतर्गत 1991 से सरकार ने उदारीकरण की नीति को अपनाया। माने उदारीकरण एक वैसी नीति है जिसमें जितने भी अनावश्यक नियंत्रण था उन सबको सरकार ने समाप्त कर दिया। नई आर्थिक नीति के द्वारा इसको 1991 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा के आर्थिक महत्व को लिखें। देखिए 2013 में प्रश्न संख्या 26 जाकर के देखेंगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मुद्रा के आर्थिक महत्व कल भी इसके बारे में बताए थे पहले वीडियो में। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए कि राज्यस्तरीय संस्थागत माने आठवां में राज्यस्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोत के कार्यों का वर्णन करें। माने जो राज्यस्तरीय संस्थागत है, इस राज्यस्तरीय संस्थागत में वित्तीय स्रोत का कार्य क्या क्या है उसके बारे में वर्णन करना है। 25 के अथवा में देखेंगे ये क्या करता है, तो इसका स्रोत क्या है, तो सहकारी साख समिति का निर्माण करेगा। व्यावसायिक बैंक का निर्माण करता है। व्यावसायिक बैंक जो है वो एक माने जनता के संस्थाओं को जमा करने का काम करता है। हम जानते हैं कि व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार के जमा राशि को स्वीकार कर लेता है। भूमि विकास बैंक का निर्माण करेगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्यों को देखेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 26 नंबर की आय से आप क्या समझते हैं। देखिए आय से क्या है कि जब हम शारीरिक अथवा मानसिक परिश्रम करेंगे और शारीरिक अथवा मानसिक परिश्रम करने के बाद जो हमें पारिश्रमिक प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आय। 27 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत में सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा, लिखें। माने वर्तमान में जो आर्थिक मंदी हुआ था उसका सेवा क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा था, उसके सेवा क्षेत्र में प्रभावों को लिखना है। सेवा क्षेत्र के प्रभाव को लिखना है। हम लोग थोड़ा सा सेकंड सिटिंग का निकाल दिए थे क्वेश्चन। यहाँ देखिए भारत में विश्व युद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि एवं इससे संबंधित व्यापारी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। यानी कि भारत में जो विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन है इसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक है। हम लोगों के यहाँ के जो लोग हैं ये सेवा क्षेत्र पर अब निर्भर हैं। पहले हम लोगों के यहाँ सेवा क्षेत्र पर लोग निर्भर नहीं हुआ करते थे, इसलिए भारत में सेवा क्षेत्र पर आर्थिक मंदी का प्रभाव पड़ा था लेकिन उतना कोई व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा। आइए हम लोग ग्रुप ई को देखते हैं, आपदा प्रबंधन को। देखिए आपदा प्रबंधन में देखा गया कि सुखाड़ प्रबंधन का वर्णन करें। माने सुखाड़ प्रबंधन क्या है, सुखाड़ प्रबंधन का वर्णन करना है। तो देखिए सुखाड़ प्रबंधन जो है सूखा जल की कमी का परिणाम है। जल की प्राप्त प्रधानता वर्षा से होती है। वर्षा जल वायुमंडल तथा मृदा की नमी एवं धरातलीय जल स्रोत को बनाए रखता है जिससे जैव जगत की आवश्यकता की आपूर्ति होती है। वर्षा न होने से सूखा की स्थिति प्रकट होती है जिससे वनस्पतियां सूख जाती है और प्राणियों के लिए पेयजल की कमी हो जाती है। इससे आम लोगों के सामने फसल न लगने से खाद्य की कमी, पेयजल की कमी तथा मवेशियों के लिए चारे की कमी जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। सुखाड़ के निवारण के लिए पर्यावरण संतुलन और सिंचाई का विकास आवश्यक है। अधिकांश देशों में सूखे से बचाव के लिए प्रचलित तरीकों में राहत कार्य सर्वप्रमुख है। सूखाग्रस्त भागों में सूखा पीड़ित लोगों के लिए पेयजल, आहार तथा पशुओं के चारे की व्यवस्था की जाती है। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपदा प्रबंधन में, जिसे हम लोग कर लेते हैं। देखिए कहा गया कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वर्षा की अधिकता। ग नंबर।
बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर चले जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। तो बाबू ये हम लोग 2000, ये जो हम लोग आज पढ़े हैं ये 2014 में फर्स्ट सेटिंग का ये हम लोग बात पढ़े। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग इसका सेकंड यानी कि द्वितीय पाली वाला लेकर के आएंगे सेशन। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरा हेल्प करें, इसे अधिक से अधिक दबाएं, इसको अधिक से अधिक खूब दबाएं। क्या दबाना है? शेयर दबाना है, शेयर कर देना है, और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, सब्सक्राइब का भी बटन दबाएं, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।